तो ओमनिशिएंट रीडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किम डोगजा को अपने साथ ले जाने लगती है और फिर उससे पूछती है कि क्या उसके लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था, क्योंकि उसने डॉक्टर रोज में काफी शोर मचा दिया था। कि इस बात पर हंसते चलते चलते किम डोगजा की तभी नजर जाती है साइड पर ही बैठे हुए मंकी किंग के ऊपर, और मंकी किंग किम डोगजा की ओर थोड़ी देर देखता है कि फिर वापस से ही मुंह फेर लेता है, जिसे देखता डोगजा कहता है ग्रेट सेज की पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी थी क्या, ये अचानक इतना मूडी बिहेव क्यों कर रहा है। और अब डोगजा को रफली आइडिया लग गया था कि आखिर सेकंड फ्लोर के अरेंजमेंट्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त सेंटर में थे उसके सामने मौजूद, और ईस्ट में था ओलंपस, वेस्ट में थे वेदस, और वो जो नेबुला में नहीं है या तो छोटे नेबुला में है, और साथ ही साथ ग्रेट सेज हेवन सीक्वल मंकी किंग जैसे भी उनकी अरेंजमेंट नॉर्थ में है, और ईडन आता है साउथ में। और डोगजा उन ईडन वालों की तरफ देखता भी है और देख पाता है कि उन सभी के ही पंख मौजूद है, जिसकी वजह से वो उन्हें अच्छे से पहचान सकता था। कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी थी जो कि काफी क्यूट से दिखती थी, और वो तभी वहां से जाते हुए डोगजा को आंख मार के जाती है, जिससे डोगजा हैरान हुआ कहता है कैसी एंजल जिसने काले कपड़े डाल रखे थे, आखिर किस तरह का डेमन अटायर है ये। एक मिनट, ये था डेमन लाइक जज ऑफ फायर है, ये अब वो क्यूट सी लेडी और कोई नहीं बल्कि हमारी यूरियल थी, जिसकी फैंटेसीज कभी नहीं रुकती थी। और डोगजा ये देखकर कि वो तक भी यहाँ पर आई थी, वो पेर्सेफोन को कहता है अंडरवर्ल्ड की रानी मुझे तुमसे कुछ जानना है। और पेर्सेफोन भी पूछती है कि डोगजा आखिर क्या जानना चाहता था, जिस पे डोगजा एक पोज लेता है और फिर उससे पूछता है क्या बाय चांस एक कॉन्स्टलेशन जिसे सीक्रेट प्लॉटर कहा जाता है, क्या वो भी इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो एक लोता कॉन्स्टलेशन था जिसके बारे में डोगजा तक भी एकदम अनजान था, जबकि वो कॉन्स्टलेशन पूरी जर्नी के स्टार्ट से उसके साथ था पर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं। और तभी डोगा भी बताता है कि फेबल सक्सेशन जल्दी शुरू होने वाला था और इनकार्नेशंस को यहाँ से बढ़ना था रूम ऑफ सीक्रेट्स की तरफ, जहाँ पर वो बारी बारी बात करेंगे जाकर इनकार्नेशन से और उनसे जानेंगे आने वाले ऑफर्स को। और वैसे ही सभी अपने अपने दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और खैर हमें वापस से ये सीन दिखाया जाता है जब डोगजा ने पेर्सेफोन से सीक्रेट प्लॉटर के बारे में पूछा था, तो पेर्सेफोन ने उसे थोड़ा सा सोचकर बताया था कि वो ये बात को नहीं जानते, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात है फेबल सक्सेशन शुरू होने वाला था। तो क्या डोगजा ने अपनी चॉइस बना ली थी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस थे जो डोगजा के रेजरेक्शन को इस्तेमाल करना चाहते थे अपने अपने फायदों के लिए। और फिर एकदम सीरियसली वो कहती है पर जहाँ तक तुम्हारी बात आती है मैं जानती हूँ कि तुम हर एक को मना कर दोगे जैसा कि तुम अभी तक करते आए हो, पर ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं जाएगा। वो सभी के सभी तुम्हारे खिलाफ कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूट खड़ा करेंगे, क्योंकि बिना किसी कॉन्स्टलेशन के डोगजा के रेजरेक्शन का इस्तेमाल करेगा तो उस चीज में बाकी रेजरेक्शन वाले कॉन्स्टलेशंस के लिए इशू आएगा। और इसीलिए डोगजा ने ये भी पूछा था कि आखिर वह फेबल के लिए कॉपीराइट कैसे पा सकता था, जिस पे उसने बताया था कुछ थे जो खुद से वो पाते थे, पर ये चीज काफी सिर दर्द होगी। इसीलिए डोगजा ने उससे पूछा था क्या तुम चाहते हो कि मैं ओलंपस को ज्वाइन कर लो, जिस बात पर पेर्सेफोन बिल्कुल साफ मना करती कहती है कि उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था, बल्कि वो खुद उन गधों से नफरत करती है। और ये बात किम डोगजा को भी पता थी, जैसे उसने कंफर्म भी कर लिया था कि बिल्कुल जैसे वेज ऑफ सर्वाइवल में था वैसे ही ओलंपस के खिलाफ पेर्सेफोन का शत्रुता पूर्ण रिश्ता था, यानी काफी हॉस्टाइल और बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और ओलंपस के भी कुछ गॉड थे जो पेर्सेफोन पर नजर बनाए रखे गए थे काफी चिंताओं के चलते, पर कहा जाए तो वो हेडिस से फिर भी सावधान थे। और दरवाजा खोलने से पहले वो सोच रहा था मैंने न जाने में अंडरवर्ल्ड से ये प्रोटेक्शन पाली, शायद मेरी किस्मत सच में काफी अच्छे थे कि पहला फेबल ग्रेट कॉन्स्टलेशन जिससे मैं मिला वो शुक्र है पेर्सेफोन थे। और इस फेबल सक्सेशन का ऑर्डर काफी सिंपल था, सभी इनकार्नेशन इस रूम के अंदर जाने के बाद सीक्रेटली में कुछ कॉन्स्टलेशन से मिलेंगे, और फिर वो राउंड पूरा होने के बाद वो प्लेटफॉर्म में ऊपर जाएंगे और सभी को अनाउंस करेंगे कि ये सारी कंडीशन सुनने के बाद वो किस फेबल को एक्सेप्ट करना चाहते थे। और जाने से पहले डोगजा यो जंग को बाय करता है, जिसका वो जवाब नहीं देता, और फिर दरवाजा बंद कर कमरे में आता वो कहता है कि ये था वो राजों का कमरा, और स्टार स्ट्रीम के अंदर भी ये जगह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी, यानी यहाँ से कोई भी राज बाहर नहीं जाता था। और चैनल के डोका भी तक को भी पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा होगा। और नोटिफिकेशन आता है कि उसे रूम ऑफ सीक्रेट्स के एडमिन राइट्स मिल चुके थे, और इस कमरे को यूज करने की मैक्स लिमिट पूरा 1 घंटा थी। और डोगजा को पेर्सेफोन की बात वो याद थी कि चाहे डोगजा किसे भी चूज करता है वो यहाँ पर अपने कुछ न कुछ दुश्मन बना कर रहेगा, इसलिए उसे ध्यान से सोचना था अगर वो किसी खास व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता। और डोगजा अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया था, और तभी कुछ ही पलों बाद उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी जोर से उसका नाम पुकारता है और सीधा उसे हॉलीडे ऑफ रेजरेक्शन चूज करने के लिए कहता है। और नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन प्रोग्नेटर ऑफ ह्यूमैनिटी डोगजा की तरफ घूर रहा था, और प्रोग्नेटिव का मतलब होता है पूरा पुरुष।
और उसे देखने के बाद डोक्सा सोचता है तो लगता है कि पहला व्यक्ति इंडिया से आया है और इंडियन आपे का चलते हुए मनु एक ग्रेट फ्लड का सर्वाइवर था और फिश की जान को बचाने के बदले वो उस ग्रेट फ्लड से बच पाया था। वो उस फिश द्वारा बनाई गई किश्ती से हिमालयन पहाड़ियों की टॉप पे चला गया और ये नेगोशिएटर जो वीदस द्वारा भेजा गया है यह कॉन्स्टलेशन मनु है जिसे प्रोगनेटर ऑफ ह्यूमैनिटी का मॉडिफाइड दिया गया है। मनु वो कॉन्स्टलेशन था जो काफी बार फेबल कॉपीराइट के लिए बेचता था। मास्टर ऑफ आर्क से एक कॉन्स्टलेशन जो ईथन से है, यानी कहा जाए तो वीदस के कॉन्स्टलेशन के बीच में सबसे ज्यादा कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पीछे पड़ा मनु ही था। और डोक्सा पूछता है कि मास्टर ऑफ 25th खुद नहीं आया, जिस पे मनु बताता है कि क्या डोक्सा को लगता था उनके जैसे स्टेटस वाला व्यक्ति अभी फ्री होगा, और ये फालतू बातें छोड़कर वो डोक्सा से उसका जवाब मांगता है कि क्या वो रेजरेक्शन को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। जो देखता डोक्सा कहता है तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से बात करेगा, और मित्रा जिस कॉन्स्टलेशन का ये फेबल का मेन काम है वो यहाँ पर खुद तक आया भी नहीं। इसलिए डोक्सा से पूछता है कि अगर वो हॉलीडे ऑफ रेजरेक्शन को चूज करता है तो आखिर वीदस उसे क्या ऑफर कर सकते हैं, जिस पे वो बताता है कि सूरज देवता की ब्लेसिंग हमेशा उसके साथ होगी। जिस पे डोक्सा जानना चाहता था कि आखिर वो सूरज देवता की ब्लेसिंग है क्या और वो काम कैसे करती है और फायदा क्या देती है। जिस पे चिड़ा मनु कहता है कि हर एक चीज को उसे समझाना पड़ेगा, खासकर एक हम से मॉडल को। जिस पे डोक्सा फिर से चिढ़ जाता है और कहता है फिर से ये मॉडल वाली बात है, तुम्हें नहीं लगता ये बातें काफी आउटडेटेड से क्लीशे बन चुके हैं। तुम सभी वो कॉन्स्टलेशंस हो जिन्हें सबसे अजीब कहानियां पसंद है, तो आखिर कितनी देर तक इंसानों को तुम कम सोचते रहोगे इन घिसी पिटी लाइनों का इस्तेमाल कर। जिस पे मनु तभी उस पर चिल्लाता है, पर डोक्सा इस्तेमाल करता है इस कमरे के अंदर मौजूद अपने एडमिन के राइट्स का, और उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि डोक्सा ने प्रोगनेटर ऑफ ह्यूमैनिटी को यहाँ से एक्सपेल कर दिया था, और वैसे ही उसे कमरे से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद डोक्सा कहता है कि सच में इस कमरे के अंदर मेन ताकत तो उसके पास थी, और फिर वो अंदर आने के लिए कहता है अगले व्यक्ति को, और तभी एक अजीब सा आदमी अंदर आता कहता है इनकार्नेशन किम डोक्सा ओलंपस को ज्वाइन कर लो। और वो आदमी काफी अजीब सा दिख रहा था, और नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन वन वो स्टेप्ड हिज ओन आईज, यानी वो जिसने अपनी खुद की आंखों को काट दिया था वो डोक्सा के ऊपर मुस्कुरा रहा था। और तभी डोक्सा उसे पुकारता है, यानी वो उसे जानता था, और फिर वो उसे बताता है मेरी कंट्री में बच्चों को तुम्हारी कहानियां बहुत बताई जाती है, इतनी ज्यादा कि जब तक वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं बन जाते। जिस पे वो भी हैरानी से कहता है कि आखिर एक छोटी सी कंट्री में ऐसा तक होता था। और डोक्सा के मानने से वन वो स्टेप्ड हिज ओन आईज वो किंग ईडीपीएस था, और ये उनकी यूनिवर्सिटी की लिबरल आर्ट्स में बताया गया था, वो भी बहुत ज्यादा बार। और डोक्सा से कहता है कि उसने उनकी साइड का प्रपोजल पहले से ही गॉड ऑफ वाइन एंड एक्सटेसी से सुन लिया था, और वो यहाँ पर उसे बाचूस का कर्ट टीचर बनने के लिए कहने वाला था ना। जिस पे ईडीपीएस को खुद समझ नहीं आता कि आखिर वो बाचूस क्या कह रहा था, पर वो ये तो जान गया था कि उसने पहले से डोक्सा को अप्रोच किया था। जिस बात से तभी डोक्सा को चीप लगता है। पहले परसेफोन जिसने अपनी पीठ को ओलंपस की तरफ मोड़ रखा था, यानी वो उसके खिलाफ थे, और डायनोसिस ने उसे कहा था किसी पर भी यकीन ना करने के लिए, यानी दोनों का ही सिमिलर सजेशन था कि उसे ओलंपस में किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और फिर ईडीपीएस बताता है कि वो यहाँ पर बाचूस के रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता था, और न ही वो इस फेबल के लिए कॉपीराइट वाली बात करना चाहता था। और ओलंपस जो फेबल उसे ऑफर करता है वो था कार्निवल ऑफ लाइटनिंग, जिस बात से डोक्सा भी शौक होता है। जिससे ईडीपीएस जान पाता है कि डोक्सा ने इस फेबल के बारे में पहले से सुन रखा था, क्योंकि एक्चुअली में ये कार्निवल ऑफ लाइटनिंग ज़्यूस का फेबल था, जो कि टॉप 3 मेजर गॉड्स में से एक था। और फिर ईडिपस बताता है कि हाँ डोक्सा सही कह रहा था, ये फेबल जो वो ऑफर कर रहे थे बाकी नेबुला के स्टेटस के मामले में एकदम अलग था। जिससे डोक्सा भी उसे कहता है कि आखिर ईडिपस उसे ऐसा ऑफर क्यों दे रहा था। जिस बात पर वो कहता है क्योंकि 3 गॉड्स ऑफ फेट और मन है, तुम्हारी किस्मत को देखा है, हमने तुम्हारी फेट की एक हल्की सी झलक ली है, जल्दी और बाद में तुम एलिजिबल हो जाओगे कार्निवल ऑफ लाइटनिंग को पाने के लिए। बेशक यहाँ पर तुम मेरे फेबल को सक्सीड कर सकते हो और द ब्लाइंड प्रॉफिट के फेबल को पा सकते हो देखने के लिए, पर तुम मेरे फेबल में सक्सीड नहीं करोगे जब तुम पहले से ही अपने आप को एक प्रॉफिट बताते हो। और वो वहां से जाने लगता है, पर डोक्सा उड़ता हुआ उसे आवाज लगाता कहता है कि आखिर एडीपीएस का उसकी किस्मत से क्या मतलब था। पर उसकी वो बातों को इग्नोर कर वो मुड़ता हुआ डोक्सा को कहता है यह डिसीजन सिर्फ के सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, पर एक दिन चाहे जो हो जाए तुम्हें पक्का ओलंपस आने की जरूरत पड़ने वाली है। ये बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, जब तक हम
हम अगली बार नहीं मिलते हैं। और फिर ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डोक्सा सोचने लगता है कि उसे पता नहीं कि एडिपस आखिर के उस पेट की बात कर रहा था, पर अगर 3 गॉडेस ऑफ पेट बीच में आई थी तो जो भी भविष्य के लिए उन्होंने देखा था वैसा ही कुछ हादसा उसके साथ होने वाला था। जो बात अब काफी कॉम्प्लिकेट बनती जा रही थी। बट ये बातें छोड़कर अब डॉक्सा एकदम खुशी से कहता है कि ये फेबल तो एकदम कमाल के आ रहे हैं। जो चीज उसे और भी ज्यादा नर्वस करती जा रही थी कि तभी उसे एक प्यार की हेया की आवाज आती है और वहाँ पर कुछ पंख से फैलना भी शुरू हो गए थे और तभी उसका दरवाजा खोलकर अंदर एंटर कर दी जाती है और कोई नहीं बल्कि यूरियल, जो कि एकदम प्यार से अंदर झांक रही थी। और डॉक्सा मुस्कुराता हुआ उसे कहता है, मुझे लगा था कि मास्टर ऑफ आंख यहाँ पर आएगा, पर किसे पता था कि मुझसे मिलने के लिए तुम खुद आओगे। और मन ही मन में वो सोच रहा था कि यूरियल उसके लिए उन्हीं कॉन्स्टलेशंस में से एक है जिन्होंने स्टार्टिंग से उसका साथ दिया था और उसके साथ रहे थे। वो डीमन लाइक जजप्पा है। और यूरियल अंदर एंटर करते ही डॉक्सा से पूछती है कि क्या डॉक्सा डिसअपॉइंटेड था कि वो यहाँ पर खुद आई थी, जिस पे डॉक्सा मना करता कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो उससे मिलकर खुश था। और अंदर ही अंदर वो बाबला हुआ सोच रहा था, हाँ कैसा लगा था कि यूरियल इतनी ज्यादा क्यूट होगी। और डॉक्सा की ये बात सुनने के बाद यूरियल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तभी फटाफट उसकी तरफ भागती हुई जाती। वो अपने पंखों को फैलाती एकदम उसके गले लग जाती है और बताती है, मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी किम डॉक्सा। और उसे इतना प्यार से गले मिलता देखकर डॉक्सा भी उसे प्यार से कहता है, बिल्कुल यूरियल, मैं भी तुमसे कब से मिलना चाहता था और तुम्हें देखना चाहता था। कि फिर डॉक्सा साथ ही उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर यूरियल उसे बताने आई थी मसीहा का पाथ ज्वाइन करने के लिए, जिस पे बिल्कुल हाँ करती वो कहती है कि बेशक कि यही तो वजह थी वो यहाँ पर आई थी, पर वो मेन कारण को भूल गई थी क्योंकि उसे डॉक्सा बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगा था। पर डॉक्सा उसके शब्दों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसने पहले ही बहुत से रूमर्स सुन लिए थे, तो अब कुछ शब्दों पर यकीन करना मुश्किल था। और अब यूरियल उसे कहती है कि क्या अब डॉक्सा फाइनली उनके ईडन के फेबल को ज्वाइन करेगा, जिस पे डॉक्सा कहता है कि उस बात के लिए उसे काफी और देर तक सोचना पड़ेगा। जिस पे यूरियल कहती है कि आखिर क्यों, उनका फेबल तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट था और बाकी नेबुला के फेबल उनकी बराबरी तक के भी नहीं आते थे। जिस पे डॉक्सा भी अपने मन में कहता है कि हाँ बेशक बाकी रेजरेक्शन के हिसाब से मसीहा का पाथ वाला जो फेबल था उसका सबसे हाई स्टेटस था, पर उसकी एक कारण था वो नहीं करना चाहता था। और वो यूरियल को कहता है, यूरियल अगर मैंने वो फेबल चूज किया था मैं अपनी बहुत ही जरूरी चीज को गवा दूंगा। जिस पे यूरियल को भी याद आता है और वो कहती है कि डॉक्सा बिल्कुल सही कह रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ घूरती वो बताती है कि अगर डॉक्सा ने उनका पाथ ज्वाइन किया तो वो अपनी वहाँ की जवानी खो देगा, यानी वो मर्दों वाला टूल कुछ खास चीजों के लिए काम करना बंद कर जाएगा, समझते हो ना। जिससे डॉक्सा को भी लगता है कि आखिर यूरियल उसकी बात से इतनी जल्दी मान कैसे गई, क्या अगर उसका टूल खराब हो जाता है क्या ये यूरियल के लिए कोई बड़ी बात बनती है। जिस पे वो भी परेशान हुई कहती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैटर होने कहा था कि अगर वो किम डॉक्सा से ज्वाइन नहीं करवा पाई उसका 1 महीने का इंटरनेट बंद हो जाएगा। जिस पे तभी उसे एक आइडिया आता है कि हाँ अगर उसका टूल खराब भी हो जाता है तो क्या होगा अगर डॉक्सा की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। जिस पे डॉक्सा को समझ नहीं आता कि वो कौन सी पोजीशन की बात कर रही थी। जिस पे फिर वो कहती है कि डॉक्सा को अब किसी चीज की चिंता नहीं है, चाहे कोई भी टूल वूल खराब हो जाए वो कोई एक तो तरीके निकाल लेगी उसे सॉल्व करने के। जिस पे डॉक्सा साफ मना करता कहता है, ना 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 मैं बिल्कुल भी अपनी जवानी नहीं खोना चाहता। जिस पे यूरियल एकदम एक्साइटेड हो जाती है और एक सजेशन देने वाली होती है। जिस पे डॉक्सा जानता था कि उसके दिमाग में क्या गन चल रहा है, इसलिए वो फटाफट अगले वाले को आने को कहता है और उसे वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। सच में क्या चीज है यूरियल। और उसके बाद ही काफी सारे और नेबुलाए डॉक्सा से मिलने के लिए आए थे और उनमें से ही वो हिस्टोरिकल ग्रेड वाले भी आए थे जिनसे डॉक्सा पहले भी मिला था। और फिर टाइम बीत जाता है और अब रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले स्टेज पर खड़ी थी सेलेना किम और उसने यहाँ पर डिसाइड किया था इंडोमिटेबल एजेस के फेबल को सक्सीड करने का, जिसे दिया गया था द कॉन्स्टलेशन लास्ट कंसिस्टेंस द्वारा। जो देखते डॉक्सा भी कहता है कि जैसा उसने सोचा था सेलेना ने ओलंपस को ही ज्वाइन किया था। पर यहाँ डॉक्सा के दिमाग में परसेफोन के वो शब्द अभी भी चल रहे थे कि आखिर उसे इन फेबल वाली चीजों का क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ उसके मन में एक और ख्याल आ रहा था कि यहाँ पर एक इनकारनेशन और एक कॉन्स्टलेशन का रिश्ता शुरुआत से ही बिल्कुल भी फेयर नहीं था। कि तभी उसके दिमाग में एक शब्द अटक जाता है कि उनका रिश्ता एक नंबर भी फेयर नहीं था। और फिर हम देखते हैं यो जंगक भी स्टेज पर जाकर अपने फेबल को अनाउंस करने के लिए जाने लगता है। और यो जंगक का कुछ कहने ही वाला था कि डॉक्सा के दिमाग में अब डायनोसिस के शब्द आ रहे थे कि उसे किसी पर भी यकीन नहीं करना। पर डॉक्सा समझता है कि ये बात सिर्फ तब थी जब ओपनहट एक कॉन्स्टलेशन था, यानी यहाँ पर डॉक्सा को किसी कॉन्स्टलेशन पर यकीन नहीं करना था। पर इस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति था जो कॉन्स्टलेशन नहीं था, पर वो फिर भी एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर वो यकीन कर सकता था। और वो तभी फटाफट यो जंग का हाथ पकड़ता है और उसे हवा में उठाता चिल्लाता है कि वो यहाँ पर एक चीज सभी को अनाउंस
अनाउंस करना चाहता है। और मन ही मन वो सोच रहा था कि वो वजह कि ये सक्सेशन बिल्कुल भी फेयर नहीं था वो इसीलिए थी क्योंकि ये एक तरह की वन साइडेड स्पॉन्सरशिप थी। और ये चीज तब भी होती है जब कॉन्स्टलेशन और इनकारनेशन का रिश्ता बराबर नहीं होता। और अब बाकी सभी कॉन्स्टलेशन का ध्यान भी डोक्सा के आने वाले शब्दों की तरफ बैठ चुका था। और यहाँ पर यूरियल तो एकदम पागल हो रही थी। क्या कि डोक्सा यो जंग्योक का हाथ पकड़कर कौन सी अनाउंसमेंट करेगा। इस लड़की की इमेजिनेशन को रोको कोई, क्योंकि उससे क्या पता था वो दरिंदा यो जंग्योक एकदम कातिलों वाली नजर से डोक्सा की तरफ देख रहा था कि आखिर डोक्सा उसे कौन सी मुश्किल में डालना चाहता था। पर डोक्सा उसकी तरफ गौर ना करता हुआ अपनी बात को कंटिन्यू करता बताता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके फेबल को सक्सीड नहीं करेंगे। और ऊपर से वो इशारा दे रहा था यो जंग्योक उसकी तरफ ना घूरने के लिए। और फिर वो कहता है, हाँ तुम सभी ने सही सुना, हम किसी के भी फेबल को सक्सीड नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा हम तुमसे तुम्हारे फेबल्स को खरीदेंगे। और मन ही मन वो कह रहा था कि लोती वजह फेबल ग्रेड्स हिस्टोरिकल ग्रेड कॉन्स्टलेशन को बहुत ही कम समझते थे, वो था उनके स्टेटस की वजह से। और नेबुला बाकी कॉन्स्टलेशन को कम समझते थे क्योंकि वे ग्रुप में एफिलेटेड हो चुके थे, यानी मिलन वाला रिश्ता। इसीलिए एक अनफेयर गेम को फेयर करने के लिए डोक्सा कहता है, अगर तुम अपने फेबल यो जंग्योक या फिर मुझे बेचना चाहते हो तो प्लीज हमारे नेबुला के साथ यहाँ पर डील बनाओ। और डोक्सा का यहाँ पर प्लान था अपने अपोनेंट की बराबरी में खड़ा होने का और एक पक्की डील रखने का, ना कि कोई स्पॉन्सर। कि तभी यो जंग्योक चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर डोक्सा से पूछता है कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या मुसीबत खड़ी कर रहा था। और नोटिफिकेशन आता है कि यो जंग्योक ने एक्टिवेट कर रखा था मिड डे ट्राइस को, जिससे वो भी शौक हुआ कहता है कि ये तो वही मिड डे ट्राइस था जो उसने पहले रजिस्टर किया था और इसका इफेक्ट अभी तक बच रखा था, किसे पता था। जिस बात पर फिर डोक्सा उसे बताता है, देखो यो जंग्योक ऐसा नहीं है कि हरकतें मैंने सिर्फ एक ही बार की है, तुम्हें तो इसकी अब तक आदत हो जानी चाहिए थी यार। जिस पे यो जंग्योक गुस्से में उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब था। पर फिर चैट में उसे रिप्लाई देता है, देखो यो जंग्योक कंडीशंस तुम्हारे लिए भी बुरी नहीं है और कम से कम मैं ये बात जानता हूँ कि तुम बाकी कॉन्स्टलेशन के फेबल्स को सक्सीड नहीं कर सकते, तो चलो इस शर्म को पीछे छोड़े और जितना हो सके उतना ज्यादा आगे कूद पड़े। और यो जंग्योक भी शांत हुआ सोच रहा था कि उसे सच में कभी समझ नहीं आता कि आखिर डोक्सा इतना सब कुछ उसके बारे में कैसे जानता था। और यहाँ किम डोक्सा के मानने से ओरिजिनल नोवेल में भी यो जंग्योक एक भी फेबल को सक्सीड नहीं कर पाया था रिग्रेसर के प्रतिबंध की वजह से, जिन्होंने उसे एक तरह से बांध रखा था। बार बार मौत और टाइम में वापस जाने के बदले वो कोई भी कॉन्स्टलेशन के फेबल से सक्सीड नहीं हो सकता था। और फिर वो डोका भी यो जंग्योक से पूछता है कि क्या इनकारनेशन किम डोक्सा के द्वारा किए गए शब्द एकदम सच्चे थे कि उन दोनों ने साथ में एक नेबुला बना लिया था। जिसपे फिर यो जंग्योक डोक्सा से अपना हाथ छुड़वाता है और डोका भी की तरफ मुड़कर बताता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। और डोक्सा भी चैन की सांस लेता है कि आखिरकार यो जंग्योक उसके प्लान के साथ चल रहा था। और तभी उस पूरी जगह पर एक जोर की हंसी की आवाज गूंज पड़ती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि परसेफोन थी, जो हंसती बताती है कि किम डोक्सा ने आखिर ये कर ही दिखाया, इसीलिए तो उसे वो बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी वीदर्स के नेबुलास डोक्सा से एकदम डिसअपॉइंट होकर उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। नेबुला गुयोकू से एकदम नफरत की नजरों से देखने लगते हैं। पर वहाँ यूरियल एकदम चिड़ी कहती है, आखिर ये सब इतना गुस्से में क्यों देख रहे हैं, ये दोनों आपस में इतने अच्छे तो लगते हैं, तो इनके नेबुला में क्या प्रॉब्लम है। कि तभी कुछ कॉन्स्टलेशंस बातें करने लगते हैं कि एक बीइंग जो कि कॉन्स्टलेशन के थ्रोन तक नहीं पहुंचा, उसकी हिम्मत हुई बात करने की कि वो एक नेबुला बनाएगा। और फिर डोका भी से पूछते हैं कि क्या इस बात का कोई मतलब भी बनता है, क्योंकि किम डोक्सा को क्या लगता था कि कोई भी जाकर अपना बस एक नेबुला बना सकता था, वो भी ऐसे ही। जिस पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ फिर वो डोका भी बताता है कि एक्चुअली में उस बात के बारे में इनकारनेशन किम डोक्सा ने सीधे स्टार स्ट्रीम से स्टेटस की रिकॉग्नाइजेशन पाई थी, जिससे एक पल के लिए पूरा अरीना शांत हो चुका था। और तभी वो डोक्सा का पहला टाइटल दिखाता है, किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसे लोथा सिर्फ डोक्सा ने बनाया था और वहाँ पर जन्म दिया था किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड के फेबल को। जिस पे बाकी कॉन्स्टलेशन भी बातें करने लगते हैं कि इस लड़के ने अदर वर्ल्ड के भगवानों का थ्रोन तोड़ दिया और ऐसे इस फेबल को पाया। और तभी दूसरा फेबल आता है, वन वो कन्फ्रंट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी वो एक जो असाधारण के भी खिलाफ जाता हो। और ये चीज उसने की उस हीरो को हराकर और इस फेबल को पाया, जिसे देखकर कॉन्स्टलेशन हैरानी से कह रहे थे कि इसने रिटर्नर के साथ भी ऐसा तक कर दिया। और नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन उसके लिए प्रूफ होने लगे थे और मंकी किंग तो पीछे मस्ती कर रहा था। और तभी एक और फेबल आता है, वन वो शोड कंटेम्प्ट फॉर स्टीमर, यानी वो जिसने स्टीमर का निरादर किया था। और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब डोक्सा ने डोकाबी पोल को बहुत ही बदतर तरीके से पीटा था। और ये सीन को उस डोकाबी को दिखाना नहीं था, इसीलिए वो वीडियो से फटाफट उस सीन को हटाता है। और कॉन्स्टलेशन घबराकर बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या था, जिसपे वो डोकाबी बताता है कि ये गलत फुटेज थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसपे डोक्सा खुद हैरानी से सोचता है कि ये चीज का भी उसे फेबल मिला था। और तभी वो दूर खड़ा वही हिस्टोरिकल ग्रेड का कॉन्स्टलेशन एकदम अपने दांत फाड़ कर हंसने लगता है और
बताता है कि सच में डोग्सा तो वैसा ही पागल निकला जैसा उसने पहले सोचा था और ये बात उसे काफी मस्त लगी थी। और फिर डोका भी कंटिन्यू कर आगे के फेबल दिखाता है। वन वो हंटेड द रूलर ऑफ डिजास्टर, वो जिसने डिजास्टर के राजा का शिकार किया और उस 8 हेड स्नेक को मारने के बाद वो फेबल पाया जो कभी एग्जिस्ट तक भी नहीं करता था और उसके पास अब टोटल के 4 फेबल्स हो चुके थे। और उसके बाद ही स्टार स्ट्रीम ने डोक्सा के स्टेटस को एक्नॉलेज कर लिया था क्योंकि डोक्सा ने हराया था एक फेबल ग्रेड कॉन्स्टलेशन की शैडो को। और अभी ऐसी फील्ड्स को देखकर सेलेना और आइरिस दोनों ही एकदम हक्के बक्के हो चुके थे कि आखिर उसने इतनी जल्दी 4 हाई ग्रेड के फेबल्स को इकट्ठा कैसे कर डाला था। और डोक्सा एक कॉन्स्टलेशन के थ्रोन की तरफ जा रहा था 10th सिनेरियो के शुरू होने से पहले ही, और ये सोचकर कि यहाँ पर डोक्सा की एक न्यू कॉन्स्टलेशन बन सकता है क्योंकि हर एक चीज अभी उसके साथ थी। और फिर डोका भी बताता है कि जो भी बात कह लो, इनकारनेशन किम डोक्सा जल्द ही एक कॉन्स्टलेशन के थ्रोन पर आ जाएगा अगर इस हादसे के चलते दौरान उसे अपना 5th फेबल मिल जाता है तो। जिस बात के बीच में फिर मनु बोलता है कि चलो वो किम डोक्सा का स्टेटस तो मानता है पर वो कभी भी इसका नेबुला बनाने वाली बात को एक्नॉलेज नहीं कर सकता क्योंकि इस बात में 2 मुश्किलें थी। पहली बात, उन्हें पता नहीं था कि क्या किम डोक्सा उतना बराबर पे कर पाने की काबिलियत रखता भी था या फिर नहीं, जिसपे वो डोक्सा को कहता है कि क्या डोक्सा को इतना आइडिया तक भी है कि उसे कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड चाहिए एक नेबुला को एस्टेब्लिश करने के लिए। जिसपे डोक्सा बताता है कि उसके पास हद से ज्यादा कॉइन्स हैं, जिसपे मनु कहता है वो तो पता लगेगा जब वो कंफर्म करेंगे। और फिर वो सेकंड प्रॉब्लम बताता है कि आखिर डोक्सा के नेबुला को सपोर्ट कौन करेगा। और हाँ, डोक्सा भी जानता था कि असली मुसीबत यहाँ पर यही थी, एक नेबुला को एस्टेब्लिश करने के लिए यानी बनाने के लिए उन्हें कम से कम भी 5 कॉन्स्टलेशन से सपोर्ट चाहिए थी। जिसपे मनु साफ उसे कहता है कि आखिर इस पूरी जगह में मौजूद कौन ही कॉन्स्टलेशन होगा जो किम डोक्सा को सपोर्ट करेगा, जिस बात का जवाब डोक्सा भी नहीं दे पाता। और फिर मनु पूछता है कि किम डोक्सा के पास एक नेबुला बनाने का नाम तक भी था, जिसपे डोक्सा कहने ही वाला था हमारे नेबुला का नाम होगा किम डोक्सा कंपनी। कि उससे पहले उसकी बात पूरी होती यो जंग आकर उसे धक्का मारता है और बताता है कि उन्होंने अभी नाम नहीं सोचा और अगर सपोर्टर्स की बात आती है तो वो उन्हें पाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर हाथ फैलाता यो जंग पूछता है कि क्या इस जगह पर कोई भी कॉन्स्टलेशन था जो उनके नेबुला का सपोर्टर बनना चाहेगा। और पूरे हिस्टोरिकल ग्रेड कॉन्स्टलेशन में सन्नाटा फैल जाता है, जो देखकर वो फेबल ग्रेड के कॉन्स्टलेशन हंस रहे थे। और मनु भी बताता है कि जैसा उसने सोचा था ये चीज एकदम टाइम वेस्ट थी, इसलिए वो डोकाबी को कहता है फेबल सक्सेशन के साथ ही चलने के लिए कि तभी वहाँ पर एक हाथ खड़ा होता है। और जब मनु की नजर वहाँ पर जाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि पर्सेफोन थे। और वो बताती है कि ओलंपस का अंडरग्राउंड उनके नेबुला को सपोर्ट करता है। और मनु बीच में कुछ बोलने ही वाला था कि क्वीन उसे साफ कहती है कि ये उसका खुद का डिसीजन था, तो क्या मनु को इसमें कोई मुश्किल हो रही थी। और तभी वहाँ पर एक और आवाज गूंजती है कि वो भी उनके नेबुला को सपोर्ट करता है और वो और कोई नहीं बल्कि मंकी किंग था। और प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड को भी उनकी साइड में देखकर मनु और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो एक बार फिर से पूछता है कि क्या प्रिजनर ऑफ हेडबैंड बिल्कुल सच कह रहा था, पर मंकी किंग उसकी बात को इग्नोर करता है और अपने काम में मस्त लगन रहता है। जिसपे फटाफट यूरियली भागती आती कहती है कि अब वो यहाँ पर क्या ही कर सकती है और उसे अपने 1 महीने की इंटरनेट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर अपना हाथ खड़ा करती वो भी बताती है कि वो भी उन्हें सपोर्ट करती है। और यो चुंगी को डोक्सा इतनी जगह से आ रही सपोर्ट को देखकर एकदम हैरान थे, पर फिर भी अभी तक सिर्फ 3 ही कॉन्स्टलेशंस थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था। इसलिए यो चुंगी डोक्सा को कहता है कि लगता है कि वो इतनी आगे तक ही आ सकते थे। जिसपे डोक्सा बताता है कि सब कुछ अभी भी ठीक था क्योंकि उसने अपना ऑब्जेक्टिव फिर भी पा लिया था और उसे यहाँ पर कुछ खास उम्मीद थी भी नहीं, पर सबसे जरूरी चीज थी कि उसे यहाँ पर टाइम निकालना था। और मन ही मन वो सोच रहा था कि इस बैंक्वेट की एंडिंग नॉवल द्वारा बिल्कुल लिखी जा चुकी है और इसी टाइम पे कुछ चीजें होंगी कि तभी डोक्सा तक ने भी सोचा नहीं था कि एक और कॉन्स्टलेशन अपना हाथ खड़ा करता कहता है मैं गोरियो द फाइनेस्ट वर्ड उनके नेबुला को सपोर्ट करता हूँ। और जब डोक्सा की नजर जाती है तो वो वही हिस्टोरिकल ग्रेट गोरियो था और उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 3 से भी आगे कॉन्स्टलेशन बढ़ेंगे उनके नेबुला को सपोर्ट करने के लिए। और ये चीजें देखने के बाद वो तो हिस्टोरिकल ग्रेड के कॉन्स्टलेशन भी सपोर्ट करना चाहते थे, पर उससे पहले वो अपनी सपोर्ट को कंफर्म करते एक नोटिफिकेशन वहां पर गूंजता है कि कॉन्स्टलेशन सीक्रेटिव ब्लॉटर उनके नेबुला को सपोर्ट करता था। जिससे डोक्सा फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सीक्रेटिव प्लॉटर की सपोर्ट अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, जबकि यहाँ पर उसे उसका नामो निशान तक भी देखने को नहीं मिला था। और वो वैसे ही इधर उधर घूरता उसे ढूंढने लगता है और नोटिफिकेशन आता है कि डोक्सा के पास टेम्पररी क्रिएशन राइट्स आ चुके थे नेबुला बनाने के लिए। पर तभी वो पूरी जगह भयंकर तरीके से कांपना शुरू हो चुकी थी और तभी डोक्सा घबराया हुआ कहता है कहीं ये वही तो नहीं। और फिर आसमान में हम देखते हैं
क्या खतरनाक तूफान आया था। बादल फटना शुरू हो गए थे, तेज तूफान आंधी सी चल रही थी और ये एनर्जी थी दूसरी दुनिया के भगवानों की। और उन बादलों के अंदर से एक अलग ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर एंटिटी बाहर एंटर करती आ रही थी, जिसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा भयंकर और खतरनाक था। और मनु चिल्लाता हुआ उस पर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। कि तभी एक चुपती आवाज उन सभी के कानों में गूंजती है, आखिर क्यों तुमने हमें इनवाइट नहीं किया, आखिर तुमने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया। और ये शब्द योजुंग को डोक्सा के कानों को फाड़ने लगे थे, पर उससे पहले ही उनके सर फटे तरबूज बनते। यूरियल आकर योजुंग के कानों को ढक लेती है और परसेफोन भी आकर डोक्सा के कानों को ढक लेती है ताकि वो उनके शब्दों को नहीं सुन पाए। और परसेफोन बताती है, माफ करना पर पार्टी ओवर हो चुकी है, अब ये तुम दोनों के यहाँ से निकलने का टाइम है। और यूरियल भी एकदम प्यार से उन्हें गुड बाय करती है और अगली बार मिलने का वादा करती है। और उनके ऊपर एक अजीब सा बैरियर सा लगा दिया जाता है और वहाँ से भेजने का काम शुरू किया जाता है। पर बार बार खतरनाक नोटिफिकेशन आ रहे थे कि दूसरी दुनिया के देवता उन्हें एकदम गहराइयों से देख रहे थे और पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे। और तभी वो आउटर वर्ल्ड का गॉड डोग्स और योजिंग को खाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले वो उन्हें निकल पाता। वो उस एनर्जी बॉल से वहाँ से गायब हो जाते हैं, पर एक आवाज अंत में डोग्सा को सुनाई देती है, आखिर तुम कौन हो जिसका अस्तित्व इस समय के पहिए में भी बयान नहीं है, मुझे यह मत कहना। और उसके बाद ही उसने एक नाम लिया था जो कि स्पॉइलर की वजह से बताया नहीं गया था, परंतु था उसके बाद एक और शब्द उसने कहा था कि आखिरकार ये आखिरी कहानी शुरू होने वाली थी। और फिर हम वापस से अपनी मेन अर्थ पर आते हैं, हाँ वही सिनेरियो वाली जगह पर। और किम डोग्सा की ग्रेव के सामने कुछ इनकार्नेशंस आकर बातें कर रहे थे कि उन्हें फटाफट काम करना होगा, क्योंकि वो मार्टाइम एडमायरल और प्योर हार्टेड स्टील यहाँ पर आते थे और उन्हें फटाफट इस जगह को खोदना होगा। जब तक वो हरामखोर उस डार्क कैसल में जा रखे थे और इस कबर के अंदर रखी गई, उन्हें 2-3 अच्छी आइटमें तो मिलेंगे ही। और वैसे ही वो डोग्सा की कबर को खोद देते हैं और एक आदमी उसे देखता कहता है, ये लड़का हीरो कम एक स्लीपिंग ब्यूटी ज्यादा नहीं लगता। जिस पे दूसरा कहता है, अरे वैसे इसका कोट अच्छा है, मैं पहले ये वाला उतारता हूँ। कि तभी डोग्सा का हाथ उसके कंधे पर आता है, जिससे उन तीनों की हालात एकदम टाइट हो चुकी थी कि क्या आखिर यहाँ पर भूत तक भी जागना शुरू हो गए। और तभी वो तीनों के तीनों आदमी फटाफट वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और उठे हुए डोग्सा को नोटिफिकेशन आते हैं, जो कि शायद डोग्सा को ही नहीं बल्कि वो नोटिफिकेशन सब तक पहुँचते हैं, जो बताते हैं कि किसी ने 5 फेबल्स को पा लिया था और एक नया कॉन्स्टलेशन सिउल की इस चमकती रात में पैदा हो गया था। और हाँ, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली में हर तक पहुँच जाते हैं कि एक नया कॉन्स्टलेशन पैदा हो चुका था। और एक तरफ हम जिये को फटाफट भागता हुआ देखते हैं, जिसने अपने कंधे पे छोटे गिलियंग को उठा रखा था, जो कि शायद घायल था। और यूसेंग भी उसके साथ साथ भाग रही थी और उससे परवाह नहीं थी कि कौन सा कॉन्स्टलेशन पैदा हुआ है। वो इस वक्त फटाफट बचकर भाग रही थी एक मॉन्स्टर से। और फिर थोड़े ही टाइम बाद हमें एक बहुत ही भयंकर सा एक रेड चमकता कैसल दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी वाइब्स दे रहा था और एक्चुअली में दिखने में काफी मस्त लग रहा था, पर हाँ डरावना और बड़ा सा था। और अब एक दीवार के पीछे ली जी है और बाकी 2 बच्चे छुप जाते हैं और अंदर से ही एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर की आंख उन्हें घूर रही थी। पर एक्चुअली में वो मॉन्स्टर उस दीवार के पार उन्हें नहीं देख पा रहा था, क्योंकि नोटिफिकेशन द्वारा एंशिएंट माना बैरियर डार्क कैसल के पहले फ्लोर पर बन चुका था। और फिर से जिये को नोटिफिकेशन आता है कि ग्रेड 5 की डीमन स्पीशीज डार्क ट्रेसर उसका पीछा कर रहा था। और एकदम परेशान हुई जिये कहती है कि हरामखोर कब तक जाएगा। पर उनकी मेन प्रॉब्लम ये भी नहीं थी, पर असली मुश्किल थी वो डीमन विस्काउंट नोस्लॉक। और हम देख पाते हैं वो डीमन बाकियों से कितना अलग लग रहा था और उसने अपने फैशन के लिए कपड़े तक डाल रखे थे और उसका शार्क गैंडे जैसा चेहरा था और थोड़े बाकी जानवरों से भी मिक्स। और यूजिंग घबराई हुई कहती है कि वो विस्काउंट वहाँ पर उनका वेट कर रहा है और आखिर उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं पड़े थे जिन्हें अब वो समॉन कर पाए। जिसपे जिये बताती है कि उनके पास आधा घंटा भी पड़ा था उनसे बचे रहने के लिए, तो उन्हें तब तक सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। और कैसल से बाहर देखते ही जिये भी कहती है कि काश अगर वो और सावधान रहती तो वह ऐसी मुश्किल में नहीं पड़ती। और उसे डार्क कैसल के बाहर हम देखते हैं बहुत ही उड़ रहे डीमंस को और उनसे बचते और लड़ते भाग रहे इंसानों को। और बाहर भी इंसानों और डीमंस के बीच में जंग चल रखी थी और ये डीमंस अलग चीज थी, पर बाहर के सिनेरियो में ज़ॉम्बिस तक भी आ चुके थे जो इनकार्नेशंस को काट काट कर अपनी जैसा बना रहे थे। और अब एकदम परेशान हुई जिये अपने मन में सोचती है कि एक लौती वजह वो अभी तक जिंदा भी बच पाई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ताकतवर थी, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि वो लकी थे। इसलिए वो एकदम हर एक चीज से परेशान होती है और अपने मन में सोचती है आखिर हमारे बाकी साथियों के साथ क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से सारे मारे गए हैं। अगर सिर्फ मास्टर यहाँ पर होते तो नहीं, यहाँ पर मास्टर नहीं। और वो कह तो नहीं रही थी, पर उसके मन में वो काला कोट नहीं दिख रहा था। वो जानती थी कि इस सिचुएशन को ठीक करने वाला वो सफेद कोट वाला था। और गिलेंग भी उसके मन की बात को कह देता है, अगर सिर्फ बड़े भैया डोग्सा यहाँ पर होते तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता। जिस बात पर जिये गुस्सा हो जाती है और उसे बकवास न करने को कहकर चुपचाप सोने के लिए कहती है। और यूसिंग भी चिंता में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि
कि आजुशी मार जाए। उसे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर उसका मन पूरी तरह से यही कहता है कि डोक्सा मारा नहीं गया। जिस पे लीची उसे कहती है कि वो आदमी मारा गया है तो उन बच्चों को भी उसके अगली चेहरे के बारे में भूलकर अपने काम से काम रखकर अपने आप को बेहतर करना चाहिए। जिस पे यूसियांग एकदम निराश ही बताती है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता आखिर सभी के सभी ही आजुशी को देखकर उन्हें अगली क्यों कहते थे। इसीलिए वो लीची से एक सवाल पूछती है कि आखिर डोक्सा के बारे में क्या पार्ट था जो अगली था। शाबाश यूसियांग मेरे बच्चे, क्या सवाल पूछा है, पूछो इनसे कहाँ से अगली दिखता है वो। जिस सवाल के बाद लीजिए खुद ही अपने मन में सोचने लगती है कि सच में बात तो बिल्कुल सच्ची थी। सभी किम डोक्सा को एक स्लोगन की तरह अगली बुलाते थे, पर उसने कभी भी उसकी अगलीनेस को क्वेश्चन नहीं किया कि क्या वो सच में अगली दिखता भी था। और फिर लीजिए समझाती हुई बताती है कि उसकी आंखों की शेप और उसके नाक की शेप सब कुछ एकदम ब्लरी ब्लरी सी दिखती थी और उसकी ओवरऑल हारमोनी चेहरे की बहुत ही ज्यादा अजीब दिखती थी। तो समझ गए मेरे सिपाहियों असली वजह क्या थी डोक्सा के अगले दिखने की, जो कि मोस्ट लाइकली फुटबॉल थे जो उसके चेहरे पर वो ब्लरीनेस बना कर रखती थी, जिससे बाकी कोई अच्छे से उसका चेहरा देख नहीं पाता। शायद सिर्फ तब तक जब तक डोक्सा एकदम मरी हुई हालत में ना हो। इसीलिए शायद हान सुयंग को मरते हुए डोक्सा का चेहरा अच्छा दिखा था। और फिर जिये भी खुद से सोचते कहने लगती है कि आखिर उसका कौन सा पार्ट अगली है। नहीं, उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर डोक्सा असल में दिखता कैसा था और वो उसके चेहरे को कुछ भी कर याद नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो बताती है कि जो भी हो डोक्सा का चेहरा उसके लिए सूटेड नहीं था। जिस पर यूसिंग बताती है कि लीजिए भी तो बहुत ही ज्यादा रोई थी उसकी फ्यूनरल पर, जिस पे वो झूठी बोलती है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी रोने की और उसके बदले में कॉन्स्टलेशन ने उन्हें बहुत से कॉइंस दिए थे। और कॉन्स्टलेशन उससे पूछते हैं कि क्या वो सच कह रही थी, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि वो उसका उधार वापस चुकाना चाहती थी ताकि वो उसे बता पाए कि वो उसकी मदद बन पाई थी। वो उसे सब कुछ बताना चाहती थी। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि माना बैरियर के खुलने में अब सिर्फ के सिर्फ 1 मिनट पड़ा था। इसलिए लीजी है यूसियांग को गिलियांग को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके सिग्नल देते ही वहाँ से भागने के लिए कहती है और फिर अपनी तलवार को बाहर निकालती उस सामने वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो। वो उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है और तभी वो बैरियर खुलने लगता है और जी है उसे फटाफट वहाँ से भागने के लिए कहती है कि उससे पहले वो मारी जाए। और वो मॉन्स्टर छोड़ो, पर वो दरिंदा सा दिखने वाला विस्काउंट एकदम गुस्से में धारता लीजिए की तरफ बढ़ता आता है। और थोड़े ही पल बाद हम देखते हैं उस विस्काउंट ने लीजिए को गले से कसकर दबाकर उठा रखा था और वो उसे पूरा निचोड़ रहा था। और एकदम घायल लीजिए तड़पती हुई कहती है क्या ऐसे मैं मारी जाऊंगी? मैंने अपनी पूरी मेहनत से लड़ाई लड़ी, मैं सच में मरना नहीं चाहती, मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। और वो विस्काउंट अपना आखिरी मौका लीजिए को मारने के लिए तैयार कर रहा था जिससे वो उसे पूरा ही खत्म कर डाले। और तभी लीजिए याद करती सोचती है कि शायद ऐसा ही कुछ उसके साथ पहले भी हुआ था और जब ऐसा हुआ था उसे बचाने के लिए कोई तो आया था, पर उसे वो याद नहीं आ रहा था कि उससे पहले लीजिए के चेहरे पर वो मुक्का पड़ता। वहाँ पर एक बहुत ही तेज नीली रोशनी प्रकट होती है और वो नीली रोशनी सीधा जाकर उस विस्काउंट के पूरे एक हाथ को पार डालती है और लीजिए नीचे गिर जाती है कि उससे पहले वो विस्काउंट उसे फिर से कुछ कर पाता। तभी वहाँ पर वही सफेद कोट डाला किम डोक्सा आता है और सीधा घूमकर एक लात मारता है जिससे वो विस्काउंट पूरा जमीन में धंस जाता है और वो उसे इजीली मार देता है। और फिर वैसे ही अपने चेहरे से खून पहुंचता हुआ वो लीजिए की तरफ वापस मुड़कर देखता है और एकदम घायल मरी हालत में लीजिए डोक्सा का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। और डोक्सा उसे कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा था। वो उसे अच्छे से सुन तक भी नहीं पा रही थी, वो उसे अच्छे से देख तक भी नहीं पा रही थी, पर अब वो उसे सुनना चाहती थी, वो उसका चेहरा भी देखना चाहती थी कि आखिर वो सच में कैसा दिखता था। और वैसे ही डोक्सा धीरे धीरे चलता हुआ लीजिए के पास आता है और तभी ही पहली बार लीजिए को डोक्सा का चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने पहले देखा था। डोक्सा की आंखें ब्लरी नहीं थी, डोक्सा का नाक मुंह कुछ भी ब्लरी नहीं था, सब कुछ एकदम क्लीन और साफ था, जो देखने के बाद वो एकदम शौक हो जाती है और एकदम बेहोश होने की हालात में कहती है क्या आजुशी सच में ऐसे दिखते थे, पर मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। और उसके बाद ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बट बस इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि मैं इस एपिसोड को भी जल्दी ले आऊंगा, मैंने पूरी कोशिश की और शायद ले भी आया। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो कमेंट्स का टारगेट रखते हैं पूरे 120 कमेंट्स का, और साथ ही साथ वीडियो को लगातार हाइप कर दीजिएगा। जैसे कि पता है एक बंदा 3 बार कर सकता है तो 3 बार कर देना, और साथ ही कमेंट्स में डिस्कस करना एपिसोड के बारे में। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार के वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायनारा, जाना।